दोस्तों, तो फिर से स्टार्ट करते हैं एक नई क्लास। आज की क्लास में हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आप लोगों को जैसे पता होगा अभी 2 क्लास हो चुकी हैं और ये तीसरी क्लास है। तो आपने अगर 2 क्लास मिस कर दी हो तो 3rd क्लास देखने से पहले 2 क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको जो कुछ सिखाया अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें पूछ भी सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम आपको पता है, पहले ही क्लास में बता चुके हैं। गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन होता है जिसमें हम कोई भी इंटरनेट को चला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्राउज़र खोलेंगे। ब्राउज़र खोलने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो हम अपने कीबोर्ड में विंडो की दबाते हैं। हम आपको बता देते हैं फिर से, आप लोग भी इसी तरह प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए ताकि आप चलो आगे और अच्छा कर सकें। तो विंडो की कौन सी होती है? ये वाली की को विंडो की बोलते हैं। ये हम पहले भी 2 क्लास में बता चुके हैं। इस की का नाम होता है विंडो की। ठीक है, तो जैसे ही हम अपने कीबोर्ड में विंडो की प्रेस करते हैं तो ये कैसी विंडो चालू हो जाती है, खुल जाती है। ठीक है, फिर हमें कुछ नहीं करना है, बस विंडो की दबाने के बाद CHROME टाइप करना है। तो हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा गूगल क्रोम का। अगर हो सकता है आपके उसमें कोई और ब्राउज़र हो तो उसका नाम हम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमें कोई भी बटन नहीं दबा के केवल एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस किया, गूगल क्रोम खुल रहा है। दोस्तों, एक बात का हमेशा याद रखिए कि कंप्यूटर चलाते वक्त जितना कम माउस का यूज़ आप करोगे उतना जल्दी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो माउस का यूज़ कम से कम किया करो और जहाँ हो वहाँ यूज़ किया करो, वरना कीबोर्ड से ही जल्दी से जल्दी काम करना ज़्यादा बेटर रहता है। अब हम आ गए हैं ब्राउज़र पे। तो जैसे ही हम ब्राउज़र पे आ गए हैं तो ऊपर एक जो एड्रेस बार होता है, इसमें एड्रेस मतलब इसमें पता, इसमें किसी भी वेबसाइट का, कोई सी भी साइट का एड्रेस जैसे ही हम डालते हैं वो एड्रेस पे पहुंचकर वो पेज ओपन हो जाता है और इसको बोलते हैं सर्च बॉक्स। इसके अंदर हम कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड को हम सर्च कर सकते हैं। उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट होंगे ब्राउज़र पे सब आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर है। कंप्यूटर की पीढ़ी, जैसे आपने समझ ही लिया होगा कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई या फिर कंप्यूटर की जनरेशन से धीरे धीरे कैसे चेंज होती जा रही हैं। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है। कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि प्रथम पीढ़ी कब से कब तक हुई, द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक हुई। तो ये शुरू में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से हम हर एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर आ ही जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि 1-2 नंबर तो हमारे पक्के हो जाते हैं अगर हम ये वाला सेशन अटेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली क्लास हमारी स्टार्ट होती है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमने आपको पहले ही बता दिया, माउस की सहायता से आप यहाँ पे क्लिक करके वेबसाइट आती है पहले कोई सी भी, उस पर आप कर सकते हो। चलो हम इस पर खोलते हैं। तो आप लोगों को फिर से बता देते हैं इसको बंद करके कि या तो आप अपने कीबोर्ड पे विंडो की प्रेस करके ऐसे प्रेस करके और इसमें क्रोम इसको एंटर से खोल सकते हो, या फिर आप अपने माउस के बटन, माउस के कर्सर्स को गूगल क्रोम पे ले जाकर एक बार प्रेस कीजिए या फिर 2 बार डबल जल्दी प्रेस। कौन सा प्रेस करना है आपको? लेफ़्ट बटन 2 बार। ठीक है, तो 2 बार प्रेस करने पे ये खुल जाता है। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इन हिंदी, और इसको हम एंटर करेंगे। अब ठीक है, अब हमारे सामने देखिए एक पूरा विंडो खुल चुकी है जिसमें लिखा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर की पीढ़ी। तो चलिए हम पहली वेबसाइट को खोलते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी। इस पर हमने क्लिक कर दिया है। अब ये हमारे सामने वेबसाइट खुल चुकी है। इस वेबसाइट का नाम है झक्कास। ठीक है, चलिए कंप्यूटर की समझ हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इस पेज को नीचे करने के लिए हमें क्या करना होता है, कहीं पे भी एक बार क्लिक कर दो और फिर अपने कीबोर्ड के इस वाले बटन से, ये जो एरो होता है डाउन एरो बोलते हैं, 4 एरो होते हैं। एक होता है लेफ़्ट, एक राइट, एक अप और एक डाउन।
तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और फिर अपने डाउन वाले एरो से इसको नीचे चेक कर सकते हैं वेबसाइट को। ठीक है, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ कीबोर्ड को। ठीक है, चलो। कंप्यूटर की समस्त पीढ़ियाँ, जानकारी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी। स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर का जनरेशन कैसे क्या हुआ। अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी। ठीक है, कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। वर्तमान समय में कंप्यूटर मनुष्य के जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि आज हर क्षेत्र में प्रत्येक काम के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। यदि किसी दिन कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या सर्वर बंद हो जाता है तो सारा का सारा काम ठप हो जाता है। तो दोस्तों ये बताना चाहते हैं कि आज के टाइम में मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा अहमियत निभा रहा है। अब समझ लीजिए कि अगर एक दिन भी मोबाइल के टावर चले जाते हैं तो हमारा मोबाइल बंद हो जाता है, हम बोर होने लगते हैं। अगर किसी भी रेलवे स्टेशन पर एक दिन के लिए कंप्यूटर बंद हो जाए तो कई लोगों को ट्रेन के टिकट नहीं मिल सकते हैं। बैंक में अगर एक दिन के लिए भी सर्वर डाउन होते हैं तो लोग कहते हैं कि अभी सर्वर नहीं आ रहे हैं, आपका काम नहीं हो सकता, पैसे नहीं जमा। तो हम लोग कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होने लगे हैं। वर्तमान कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक तकनीक पर आधारित है। इस इलेक्ट्रॉनिक तकनीक की शुरुआत 1946 में हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये कहाँ से एक बात पता चल रही है, 1946, याद रखिए 1947 में इंडिया आज़ाद हुई थी, तो उससे एक साल पहले 1946 में इस तकनीक की शुरुआत हुई थी। लेकिन कंप्यूटर का इतिहास काफ़ी पुराना है। क्या आप जानते हैं कि हज़ारों वर्ष पूर्व गणना करने के लिए बनाया गया यंत्र अबेकस था, जिसका उपयोग आज भी स्कूलों में गणना के लिए किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, मैं बता देता हूँ, एक अबेकस एक यंत्र था। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता था, इस तरीके से होता था, जिसका उपयोग कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। तो आप लोग अगर अबेकस बच्चे आपके घर में तो आप उनको ज़रूर सिखाइए। अबेकस बहुत अच्छी चीज़ होती है, उससे क्या होता है कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो जिसका उपयोग आज भी स्कूलों में गणना के लिए किया। तो आपको बता दें कंप्यूटर की शुरुआत तो हज़ारों वर्ष हो गई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के शुरू होते ही कंप्यूटर की तकनीक में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे और यही आज के कंप्यूटर का आधार बने। समय समय पर कंप्यूटर की तकनीक में हुए इन्हीं परिवर्तनों को पीढ़ियों में बांट दिया गया। इन्हीं के बारे में हम आपको आगे समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि जो धीमे धीमे चेंजेस आए उन्हीं को हम पीढ़ियाँ बना देते हैं। चलो, तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी। वर्तमान समय में कंप्यूटर तकनीक का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। कंप्यूटर में हो रही इस बढ़ोतरी ने जटिल समस्याओं के समाधान को सुगम बना दिया है। आज कंप्यूटर से काम करना जितना आसान हुआ है उतना ही आसान इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, क्योंकि आज के कंप्यूटर आकार में काफ़ी छोटे हो गए हैं, लेकिन इनकी गति और संग्रहण क्षमता कई गुना ज़्यादा हो गई है। प्रथम कंप्यूटर ENIAC। चल, पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, ENIAC। से लेके आज तक के कंप्यूटर में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार काफ़ी परिवर्तन किए गए और एक नई डिवाइस तैयार की गई। कंप्यूटर के विकास के इस क्रम को 5 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया, जो क्रमशः निम्न प्रकार है। ठीक है, तो कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में डिवाइड किया गया। पहली है प्रथम पीढ़ी, जो 46 से 56 तक हुई। ठीक है, दूसरी हुई है 1956 से 64 तक, यानी 56 से 64 तक। तृतीय पीढ़ी थर्ड जनरेशन हुई है 64 से 71 तक। 71 में भारत और पाकिस्तान का ये युद्ध हुआ था। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी 1971 1985 और पंचम पीढ़ी 1985 से प्रेजेंट। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या भी हुई थी, इस बात से याद कर सकते हो आप, पंचम पीढ़ी वही हुई थी इस टाइम। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गई कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ। चलिए अब आपको इन सभी पीढ़ियों के बारे में विस्तार से बताते हैं। ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि 5 पीढ़ियाँ धीमे धीमे 5-5 10 साल के अंतराल में चेंज होती गई हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैसे होते थे और क्या होते थे। कंप्यूटरों की प्रथम पीढ़ी में सन 46 से 56 तक के कंप्यूटरों को लिया गया। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में अस्तित्व में आया था, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर ENIAC था।
ENIAC का फुल फॉर्म भी आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना है, ENIAC का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, अब देखिए एक बता देते हैं, आपको पहले ही बताया, अगर आपको अपने कंप्यूटर में जैसे काम करते करते वर्ड की फाइल खोलनी है, जैसे आपको कुछ टाइप करना है, जैसे मुझे ENIAC लिखना था, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बस मैं विंडो की प्रेस करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा WINWORD विन वर्ड, और जैसे ही एंटर करूँगा एक हमारे सामने एक नई MS ऑफिस का MS वर्ड खुल जाएगा। तो हम यहाँ पे ENIAC लिख देंगे, ENIAC। ठीक है, और इसके आगे एंड टैप करके हम लिख सकते हैं, टैप इंडेंट को हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ENIAC का फुल फॉर्म क्या है, ENIAC का फुल फॉर्म है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। याद रखना, इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि आपने एक वर्ड को, क्वेश्चन को अपने पास नोट करके भी रख लेना है आपको, या फिर आप कॉपी ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनमें से जो वर्ड्स होते हैं उनको प्यार से रख लीजिए। तो ये फर्स्ट जनरेशन का, तो यहाँ लिख सकते हैं हम फर्स्ट जनरेशन, FIRST फर्स्ट जनरेशन। तो हमें इसमें से क्या याद रखना है, फर्स्ट जनरेशन में से ENIAC। ये कब स्टार्ट हुई थी, 1946 से। तो इसको हम ऐसे, अब एक चीज़ देखिए, आपको अगर इसको पूरे लाइन को सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट दबाइए, कंट्रोल दबाइए, पहले आप कर्सर को यहाँ ले जाइए। आप ये सब चीज़ें अपने साथ कंप्यूटर पे करते जाइए, तो आपको कंप्यूटर के फंडामेंटल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। आप कंप्यूटर पे जब भी बैठे इस वीडियो को देखें और मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ वही करें। अब जैसे मेरा ये कर्सर है, मैं इस पर इसको यहाँ F के आगे क्लिक कर दूँगा। अब मैं शिफ्ट बटन दबा के रखूँगा, कंट्रोल दबा के रखूँगा, और जो राइट एरो होता है उसको दबाऊँगा। तो ये देखिए एक एक शब्द को कैलकुलेट वो सिलेक्ट कर रहा है। अब यहाँ देखिए, अब मैं अगर फर्स्ट से शिफ्ट और कंट्रोल दबा के इसको नीचे वाला बटन दबा दूंगा तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें भी बहुत आसानी हो जाती है जब आप पूरी लाइन सेलेक्ट करना चाहते हो। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन 1946 से, ये यहाँ से उठ के ये बीच में आ जाए और एक तरह से ये हमारी हेडिंग बन जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले इसको ले जाके शिफ्ट कंट्रोल और ये आगे कर दूँगा। यहाँ पर भी बता देता हूँ मैं एक बार को, शिफ्ट दबाओगे, कंट्रोल दबाओगे, दोनों को प्रेस करके रखोगे और ये वाला बटन आप दबा दोगे तो ये एक एक करके आगे बढ़ेगा। इस वाले को दबाओगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, नीचे वाला बटन दबाओगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। और फिर से आप लोग प्रैक्टिस करिए अपने उसमें वर्ड में। यहाँ पे रखिए कर्सर को, फर्स्ट स्टार्टिंग में शिफ्ट दबाइए, कंट्रोल दबाइए और नीचे वाला बटन प्रेस कीजिए। देखिए ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई है। ये आपके लिए बहुत काम आएगी कई बार इस पूरी लाइन की फॉर्मेटिंग करने के लिए। अब हमने जब लाइन पूरी सेलेक्ट कर ली है, अब हमें इसको बीच में लाना है। ठीक है, तो हम बीच में लाने के लिए क्या करेंगे, हम इस वाले, आप देखोगे या तो हम शॉर्टकट कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हैं, या तो हम इस वाले को यहाँ क्लिक कर देंगे। देखिए अब क्लिक करके दिखाते हैं, देखिए ये आ गई है बीच में। ठीक है, तो अब हमारी हेडिंग बन गई है। अब इसको बोल्ड करने के लिए क्या करेंगे, फिर से शिफ्ट दबाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे और इसको राइट वाले एरो से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे एक बटन होता है बी का, ठीक है, इसको या फिर कंट्रोल बी, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बी, मतलब कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे और बी दबा देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। या फिर हम यहाँ से कर सकते हैं बोल्ड, देखिए बोल्ड हो गया। अब इसके हमें थोड़े फॉन्ट भी बढ़ाने हैं तो हम यहाँ से इसको 12 कर देंगे, 15 कर देंगे, 15, देखिए ये बड़ा हो गया। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन 1946 हमारा लिख गया। हम इसको कंट्रोल एस करेंगे तो ये हमसे सेव करने के लिए लोकेशन पूछेगा, और लोकेशन पूछेगा। अगर हम कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस से सेव होता है,
और हम यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको सेव करेंगे और इसको हम लोकेशन दे देंगे अपना, हम लोकेशन दे देंगे इसको डेस्कटॉप, दिस पीसी में डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे और इसको कर देंगे सेव कर देंगे डेस्कटॉप पे, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के देखिए फाइल बन गई फर्स्ट जनरेशन के नाम से, फर्स्ट जनरेशन 1946। आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, धीमे धीमे अगर आप क्लास पढ़ते जाओगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। वापस आते हैं क्लास पे, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ENIAC था। इसका आविष्कार JP एकर्ट नाम था, क्या, JP एकर्ट तथा JW मोशले ने किया था, ठीक है। तो आप ये नाम भी यहाँ से लिख सकते हो। इन्वेंटर कौन था, इसका आविष्कार होता है इन्वेंटर कौन था, JP एकर्ट, JP ACKERT एकर्ट, ACKERT। ये देखिए आपका मेन उद्देश्य इस कंप्यूटर क्लास का ये है कि आप कंप्यूटर भी सीख जाओ और आप फंडामेंटल भी सीख जाओ, JP एकर्ट। और दूसरा कौन था, JW। अब आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आपके पास दो विंडो खुली रहती हैं, जैसे एक इंटरनेट का ब्राउज़र भी खुला हुआ है और एक आपका ये वर्ड फाइल भी खुली है, तो आप अल्ट और टैब बटन दबाओगे तो ये स्विच हो जाएगा। मतलब एक बार अल्ट दबा के रखो और टैब को एक बार दबाओगे तो वापस आप वर्ड पे आ जाओगे, और अल्ट दबा के टैब दबाओगे तो वापस आप गूगल क्रोम पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये भी काम करने के लिए बहुत आसान होता है, अल्ट और टैब दबाओ, ठीक है। एक बार आप भी प्रैक्टिस करना अल्ट और टैब दबा कर। दूसरा नाम क्या है, JW मोस्टली, JW MAUCHLY मोस्टली। तो ये दो नाम है, याद रखना है। इन्वेंटर कौन थे फर्स्ट उसके, ये लोग थे। ऐसे ही धीमे धीमे आपके नोट्स बन जाएंगे। आप इसको सेव करके अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पे आप इसको रख लो, तो तसल्ली से इसको बाद में भी याद कर सकते हो, ठीक है। एंटर कर दो। अब क्या होता है, इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। तो यूज़ क्या किया था इसमें, यूज़ क्या था, यूज़। तो यूज़ के बाद फिर टैप दो बार प्रेस करेंगे, इसमें लिख देंगे वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन को। हम इसकी स्पेलिंग भी चेक कर लेते हैं, वैक्यूम ट्यूब, हाँ ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर में हमने यूज़ किया था। अब ये देखिए कैसा होता था, ऐसा होता था वैक्यूम ट्यूब, ये देख रहा है ना। तो वैक्यूम ट्यूब ऐसा होता था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो यूज़ किया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, इसलिए इन कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था। इनको रखने के लिए बहुत बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी और एक बार इनको एक जगह पर रखने के बाद स्थान परिवर्तन करना बहुत मुश्किल था। अब ये यहाँ पर दे रहा है जैसा वैक्यूम ट्यूब, ये देखिए इस तरीके से वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े बड़े होते थे और ये देखिए लगे हुए हैं। अब आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, एक एक कंप्यूटर में इतने इतने वैक्यूम ट्यूब बोल रहे हैं तो हज़ारों, ये था इस तरीके से। तो इसको ले जाना बहुत ज़्यादा कठिन होता होगा उस टाइम पे, कहीं पे भी हिलाना ही बहुत मुश्किल कठिन होता था, ठीक है। प्रथम इनको रखने के लिए बहुत बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी, ठीक है। यहाँ पे आ गए थे हम। इनको रखने के लिए बहुत बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी और एक बार इनको एक जगह पर रखने के बाद स्थान परिवर्तन करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ऊर्जा की खपत बहुत अधिक थी, इसी कारणवश यह बहुत अधिक गर्म हो जाते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को बगैर एयर कंडीशनर के चलाना असंभव था। यदि स्पीड की बात की जाए तो बहुत ही धीमी गति से काम करते थे और इनके द्वारा दिया गया रिजल्ट भी 100% नहीं होता था। मतलब ये फर्स्ट जनरेशन थी तो ये बहुत धीमे काम करती थी, ठीक है। उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे और बहुत ज़्यादा स्पेस भी घेरते थे और एक एक कमरे में एक एक कंप्यूटर ही पूरा सेट हो पाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को चलाने के लिए कई ऑपरेटर की ज़रूरत होती थी। साथ ही ऑपरेटर जो कंप्यूटर चलाने के लिए कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली भाषा का ज्ञान होना आवश्यक था। मतलब कि ये कोई एक्सपर्ट व्यक्ति ही होता था जो इस कंप्यूटर को चला सकता था, क्योंकि उसमें काफ़ी लोग लगते थे, स्पेस ज़्यादा होती थी और उसकी जो भाषा होती थी उसको एक्सपर्ट व्यक्ति द्वारा ही चलाया जा सकता था।
जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस जनरेशन की भाषा का ज्ञान हर किसी को नहीं होता था। मतलब एक तरह से जैसे शॉर्ट हैंड होती है, जिसको आती है वही पढ़ सकता है, वही लिख सकता है, और कोई नहीं लिख सकता। इसी तरीके से कोई भाषा होती थी उस टाइम पे कंप्यूटर चलाने के लिए, जो बहुत ज़्यादा कठिन होती थी उस टाइम पे, और उसको पहले कोई प्रैक्टिस करता था, सीखता था, फिर ही चला पाता था। आपको बता दें कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा का उपयोग किया गया था। इस पीढ़ी में एनिएक के अलावा और भी कई अन्य कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जिसके नाम इस प्रकार है। अब देखिए, एनिएक भी हुआ था और एनिएक के साथ और भी सारे कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में बने थे, या फिर उनका आविष्कार हुआ था। एडसैक, अब देखिए एनिएक के बाद एडसैक, इसको भी हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो दूसरा कंप्यूटर कौन सा है, अब यहीं पे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे एडसैक, EDSAC। ठीक है, 2 टैब देंगे, अब लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दूसरा कंप्यूटर है। अब यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो UNIVAC याद रखना, हमेशा क्वेश्चनों में आते हैं। यूनिवैक का फुल फॉर्म बताएं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, UNI से हो गया, UNIV से तो होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, AC से हो गया ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब फिर उसके बाद यूनिवैक 1 भी आ गया। चलिए, तो उसको भी हम कॉपी पेस्ट करके यूनिवैक 1 बना देते हैं। ठीक है, यूनिवैक 1 कंप्यूटर 1 हो गया। अब आ गया आपका IBM का नाम तो सब नहीं सुना होगा। अब आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, लेकिन क्योंकि कई बार कंप्यूटरों की क्लासेस में या एग्ज़ाम में पूछ भी लेते हैं कॉम्पिटिशनों में कि IBM का क्या मतलब होता है। और IBM 650। ठीक है, तो आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस, BUSINESS, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इसका भी लिख देते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये हो गया 701, नंबर दे दिया होगा उस टाइम पे, और ये हो गया 650। दोस्तों, ये क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं और चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के गुण, एडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ठीक है, अब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को हमने खामियां तो देख ली, अब उनके गुण भी देखते हैं। इन कंप्यूटरों में मुख्यतः वैक्यूम ट्यूब अर्थात निर्वात नली का उपयोग किया जाता था। इन कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। इन्वेंटर JP Eckert, यूज़ हो गया वैक्यूम ट्यूब, और इसमें क्या किया जाता है, इन कंप्यूटरों में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। तो यूज़ वैक्यूम ट्यूब, यहाँ लिख देते हैं स्टोरेज, STROG, स्टोरेज किससे किया जाता है, मैग्नेटिक ड्रम। आप लोग भी इसी तरह से अपने नोट्स बना लीजिए, ताकि बार बार आपको याद करने में परेशानी नहीं आए। और डाटा सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड का उपयोग होता था, और यहाँ पे लिख दो कि पंच कार्ड, PUNCH, पंच कार्ड, मैग्नेटिक ड्रम और पंच कार्ड। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मशीन तथा असेंबली भाषा का उपयोग करते थे, जहाँ सभी कमांड ज़्यादा डाटा 0-1 में दिया जाता था। ठीक है, तो कंप्यूटर की भाषा है, इसकी लैंग्वेज कौन सी होती थी उस टाइम पे, लैंग्वेज LANGUAGE, लैंग्वेज कौन सी थी, असेंबली मशीन, MACHI यानी मशीन एंड असेंबली, ठीक है, मशीन एंड असेंबली। और डेटा को कौन से कमांड देते, 0 और 1। ठीक है, इतना हो गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अभाव, डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या थे इसमें। यह कंप्यूटर आकार में एक कमरे के बराबर थे। यह कंप्यूटर बहुत अधिक गर्मी छोड़ते थे। यह कंप्यूटर बहुत ही धीमी गति से कार्य करते थे। यह कंप्यूटर बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय थे। इन कंप्यूटर्स
की गति वर्तमान कंप्यूटर की तुलना में बहुत कम थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को चलाने के लिए एयर कंडीशनर का उपयोग करना परम आवश्यक था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए आपको पहली पीढ़ी का कंप्यूटर्स की क्लास ख़त्म हो चुकी है। अब देखिए हम इसको कितनी प्यारी नोट्स बना सकते हैं। इसका फर्स्ट जनरेशन में हमने समझ लिया, ये हमारे 5 हो गए हैं जनरेशन के कंप्यूटर्स। तो हम इसको थोड़ा कलर करके रख लेते हैं। अब देखिए ये क्लास आपकी बहुत अच्छी दिखने लगेगी। अभी इसको हम ग्रीन नहीं, इसको हम ब्लू कर लेते हैं। चलो नहीं तो हम इसके बैकग्राउंड में कर देते हैं। आप भी इस तरीके से कलर करना चाहते हो उसके पीछे तो कर सकते हो। ब्लैक कर दिया और इसको कर देंगे हम कुछ और कलर दे देंगे रेड। ठीक है, चलो रेड से तो कुछ नहीं आ रहा समझ में, हम यहाँ से कर देते हैं इनको रेड। ठीक है, और इन्वेंटर को कर देते हैं हम। आप लोग भी ऐसे सिलेक्ट करके और यहाँ पे कलरिंग करके देख लो, उससे क्या होता है कि आप लोग काफ़ी चीज़ें धीमे धीमे प्रैक्टिस में आ जाएंगी। ये कलर और फिर हमें इसका, चलिए तो ये हो गई हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको अंडरलाइन करने के लिए क्या होता है कंट्रोल यू, या फिर हम यहाँ से भी अंडरलाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारी रेडी हो चुकी है। अगर हम इसको थोड़े से फ़ॉन्ट बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे एक बार हम। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से ही फ़ॉन्ट बढ़ा सकते हैं, देखिए। और फिर अब देखिए आगे पीछे हो गई है, तो हम यहाँ पे एक टैब का यूज़ करेंगे। एक टैब यहाँ पे करेंगे, टैब यहाँ पे, एक टैब यहाँ पे, एक टैब यहाँ पे, एक रख के टैब का मतलब होता है टैब को प्रेस करना है, यहाँ पे रख के टैब प्रेस करना। तो ये एक्यूरेट दूरी पे जाता है, मतलब इनकी दूरी बराबर रहती है। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखिए ये पूरी क्लास स्टार्ट हो गई है हमारी। चलो तो अब हम इसी को अपना वो बना लेंगे, इसको बनाएंगे हम अपना थंबनेल। इस वीडियो का कैसे बनाते हैं थंबनेल, चलो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड में एक बटन होगा, ये स्क्रीन शॉट लिखा होगा, प्रिंट स्क्रीन ये वाला, ये लिखा हुआ एक बटन होगा जो यहाँ कहीं पे होगा, F12 के आसपास होगा कहीं F12 पे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले उस बटन को किसी भी जगह पे, जैसे आपको यहाँ की फ़ोटो लेनी है ये वाली, तो आप क्या करोगे, आप उस प्रिंट स्क्रीन के बटन को एक बार प्रेस कर दोगे। देखिए हमने प्रेस कर दिया। और फिर आपको विंडो बटन दबाना है। विंडो बटन आपको पता है कौन सा होता है, विंडो बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है MS पेंट। MS पेंट लिखने का एंटर करना है। क्या उससे क्या होता है, आपका MS पेंट खुल जाता है। अब आपने जो प्रिंट स्क्रीन वाले बटन को एक बार दबा के रखा था, ठीक है, एक ही बार दबाना था। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल बटन दबा के रखना है और वी को प्रेस करना है। कंट्रोल वी मतलब पेस्ट। तो कंट्रोल वी को जैसे ही आप करोगे तो देखिए आपकी स्क्रीन शॉट प्रिंट हो जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन का और इतना हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये अब इसके बाद हम इसको क्रॉप कर देते हैं। ये बन गया हमारा। अच्छा, ये हमारा थोड़ा एरर आ रही थी यहाँ पे, ग्रामेटिकल एरर, तो हम इसको इग्नोर करते हैं पहले एक बार। ठीक है, इग्नोर। और इसको हम थोड़ा कलर और कर दें, यहाँ से बैकग्राउंड से ये वाला कलर डाल देते हैं। अरे कहाँ गया, कलर नहीं हुआ। चलिए ये वाला कलर कर देते हैं इसमें, और इनके पीछे भी हम कुछ कलर डाल देते हैं अच्छा सा, कोई हल्का सा ये वाला कलर। ठीक है, या इनके पीछे रहने दीजिए, ये कलर है। तो हम फिर के स्क्रीन शॉट लेते हैं, तो यहाँ पे MS पेंट पे जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे। देखिए हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, सिलेक्ट से एरिया सिलेक्ट कर लेंगे हम पूरा, यहाँ से लेके और यहाँ तक पकड़ के रखना है आपको माउस से, और फिर ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद क्रॉप कर देते हैं और इसको F12 बटन दबाएंगे तो ये सेव एज़ के लिए पूछेगा कि कहाँ पे इस फाइल को सेव करना है। तो हम F12 एक बार हमने प्रेस कर दिया। फाइल का नेम दे देंगे हम डेस्कटॉप, और ये डेस्कटॉप पे फिर यहाँ पे एक सेव एज टाइप होगा, तो यहाँ पे हम इमेज JPEG सिलेक्ट करेंगे, JPEG। ये सब चीज़ें आप अपने कंप्यूटर पे रोज़ कीजिए ताकि आप प्रैक्टिस में आ जाएँ। उसको हम सेव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई थी एक फ़ाइल को स्क्रीनशॉट लेके सेव करने का तरीका। देखिए ये हमारे स्क्रीनशॉट ये वाला डेस्कटॉप पे आ गया होगा, तो हम खोलते हैं देखते हैं। ठीक है, तो ये आ चुकी है। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर कोई चीज़ समझ में आई हो
तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आई हो तो एक बार फिर से क्लास देखें और आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।